हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूवी लर्न में। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अलग अलग लिंक्स दिए हुए हैं क्लास वाइज, उन पर आप क्लिक करके अपनी क्लास का कंटेंट देख सकते हैं, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो संश्लेषित का मीनिंग क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। आंसर इस तरह से देंगे, कुछ रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो जो इंसानों के द्वारा बनाए हुए रेशे होते हैं उन्हें हम संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए, टिक लगाना है। इसमें आपके पास क्वेश्चन है, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि। तो रेयॉन संश्लेषित रेशों में नहीं आता, क्यों नहीं आता उसका आपने सही यहाँ पर कारण बताना है। इसमें क है, इसका रूप रेशम के समान होता है। ख, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। या ग, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो इसका सही आंसर है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यही आप आंसर लिखेंगे, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। काष्ठ लुगदी का मतलब है यहाँ पर लकड़ी को लेकर उसे पानी में डालकर काफी दिनों तक रखते हैं और उसको सॉफ्ट कर लेते हैं, उसे हम लुगदी कहते हैं, और उससे फिर ये रेशा बनता है रेयॉन। तो इसलिए ये संश्लेषित नहीं है, ये हमें प्राकृतिक लकड़ी से मिल रहा है, तो किसी रसायन से, किसी केमिकल से नहीं बन रहा है ये, इसलिए हम इसे संश्लेषित रेशा नहीं कहते। थर्ड है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। फर्स्ट है, संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशों को और क्या क्या कहते हैं वो आपको बताना है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे। तो मानव निर्मित और कृत्रिम भी कहते हैं हम संश्लेषित रेशों को। नेक्स्ट है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो डैश कहलाता है। तो जो कच्चा माल इसके लिए लगता है संश्लेषित रेशों के लिए, वो केमिकल जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पेट्रो रसायन। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आपने पढ़ा है पहले भी कि पेट्रोल डीजल जहां से निकलते हैं, वहीं से जो केमिकल्स निकलते हैं उन्हीं से ये बनते हैं संश्लेषित रेशे। तो पेट्रो रसायन कहते हैं उनको। नेक्स्ट है, संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक डैश है। क्या है? ये है एक बहुलक। संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बहुलक क्या होता है? जैसे हमने कहा रेशे जो हैं वो पेट्रो रसायन से बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, केमिकल्स जो हैं वो चेन बनाते हैं। केमिकल में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़कर एक लंबी चेन बना देते हैं और उससे रेशा हमारा बन जाता है। तो वो जो चेन होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो प्लास्टिक भी एक बहुलक है, वो भी रेशों की तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। तो दो चीजों के नाम बताने हैं जो नायलॉन रेशों से बने हो, नायलॉन से, और जिससे हमें पता चले कि नायलॉन रेशे जो है वो मजबूत होते हैं। तो इसके मैं यहाँ दो से ज़्यादा एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप कोई भी दो लिख सकते हैं। तो आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पर दो ये चीज़ें आ गई, पैराशूट और रस्सियाँ। ये रेशे पैराशूट तथा रस्सियाँ बनाने में प्रयोग होते हैं। तो पैराशूट भी मजबूत होता है, रस्सियाँ भी मजबूत होती हैं, और मजबूती के लिए हम नायलॉन का यूज़ करते हैं। सेकेंड यहाँ पर ये दे दिया मैंने, इन रेशों से वाहनों की सीट बेल्ट तथा मछली पकड़ने के जाल भी बनाए जाते हैं। तो गाड़ियाँ जितनी भी हैं, कार्स, बसेस, उसमें सीट बेल्ट्स जो होती हैं वो नायलॉन से बनती हैं। साथ में मछली पकड़ने का जाल जो है वो भी नायलॉन से बनता है। तो ये भी सीट बेल्ट हो, जाल हो, ये मजबूत होने चाहिए, और मजबूती के लिए हम नायलॉन का यूज़ कर रहे हैं। तो इन एग्जाम्पल से, इन उदाहरणों से पता लग रहा है कि नायलॉन काफ़ी मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो प्लास्टिक के हम बर्तन या प्लास्टिक के बॉक्सेस, डिब्बे वगैरह इस्तेमाल करते हैं खाने की चीज़ों को रखने के लिए। तो क्यों रखते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं वो आपको बताना है। तो आंसर आप दे सकते हैं इस तरह से, 3 लाभ बताने हैं। फर्स्ट हो गया, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। तो ये खाने की चीज़ें जो भी हम बॉक्सेस में, प्लास्टिक के बर्तनों, प्लास्टिक के डिब्बों में रखते हैं वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक जो है वो खाने के पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता। तो प्लास्टिक भी ठीक रहता है और उसके अंदर खाना जो है वो भी ठीक रहता है। सेकंड, यह हल्का तथा मजबूत होता है। तो प्लास्टिक के बॉक्सेस जो हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं, ये हल्के होते हैं और मजबूत होते हैं किसी और मटेरियल के बनाने के बजाय।
तो हल्के और मजबूत होने की वजह से ज़्यादा अच्छे रहते हैं इस्तेमाल के लिए। और थर्ड, ये सामान्यतः धातु से सस्ता होता है। तो मेटल जो भी लोहे स्टील के बॉक्स हैं वो महंगे पड़ते हैं और प्लास्टिक के जो पात्र हैं ये सस्ते पड़ते हैं, तो इसलिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर लाभ हो जाएंगे इसके। 6th क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर क्या है वो आपको बताना है। उसके लिए आप इस तरह से एक टेबल बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट में थर्मोप्लास्टिक और सेकंड जो कॉलम है उसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप लिखेंगे। और थर्मोप्लास्टिक क्या है वो आप बताएंगे इसमें नीचे। ये प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं। तो बहुत से प्लास्टिक आपने देखे होंगे, गर्म करने से आराम से वो पिघल जाते हैं, गल जाते हैं और आसानी से मुड़ जाते हैं। तो इस तरह के प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। दूसरा, ये प्लास्टिक एक बार सांचे में ढालने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकते। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो उस तरह के प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। सेकंड आप देंगे इसमें उदाहरण दोनों साइड। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हो जाएंगे पॉलीथीन और पीवीसी। तो पॉलीथीन आपने बहुत ज़्यादा यूज़ की होगी, अपने आसपास देखी होगी, और पीवीसी ये प्लास्टिक के पाइप्स, खिलौने वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो प्लास्टिक है। तो ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हो गए उदाहरण। और दूसरी साइड आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण देंगे बेकेलाइट और मेलामाइन। तो बेकेलाइट और मेलामाइन ये प्लास्टिक जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है, उनके नाम है ये कहाँ यूज़ होते हैं ये हम थर्ड में दे देंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया उपयोग। थर्मोप्लास्टिक के नीचे आप लिखेंगे इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के निर्माण हेतु किया जाता है। तो इनका इस्तेमाल खिलौने बनाने में, कंघियाँ बनाने में, बर्तन बनाने में, तो कई तरह के, आपने जो पीछे भी बात की पिछले क्वेश्चन में कि खाना रखने के लिए बॉक्स जो होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनको हम किससे बनाते हैं, कंटेनर्स जो हैं, तो वो प्लास्टिक जो वो वाला प्लास्टिक है वो थर्मोप्लास्टिक है। और थर्ड पॉइंट ही राइट साइड में आप क्या देंगे, ये बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे, फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन आदि बनाने के काम आते हैं। तो ये बेकेलाइट और मेलामाइन जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनसे हम बिजली के स्विच बनाते हैं, बर्तनों के हैंडल बनाते हैं, फर्श की टाइलें भी बनाई जाती हैं और रसोई में बर्तन भी बनाए जाते हैं, तो इनमें इस्तेमाल होता है। तो हमने पहले ही बात की कि ये गर्म करने पर आसानी से मुड़ते नहीं हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं ये, तो इसी खासियत का इस्तेमाल करते हैं हम और बर्तनों के हैंडल बनाते हैं ताकि वो गर्म होने पर ख़राब ना हो। तो ये आपके यहाँ पर अंतर आ जाएंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है डेगची के हत्थे। डेगची यानी कि फ्राइंग पैन, तो उसका हैंडल जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाया जाता है। आप आंसर अभी जो हमने पीछे बात की वही लिखेंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक होते हैं और गर्म करने पर ये नर्म नहीं होते। तो ऊष्मा के कुचालक हैं, मतलब जब बर्तन गर्म होगा तो हम हैंडल को आसानी से पकड़ सकते हैं, वो गर्म नहीं होगा, और साथ में गर्म करने पर ये नर्म नहीं होते। तो गर्मी से ये नर्म भी नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, इसलिए हैंडल वो खराब भी नहीं होगा। इसलिए डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। इसी में सेकंड पार्ट है विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड, इनको क्यों बनाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। तो इसका आंसर भी कुछ उसी तरह से बनेगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत के कुचालक होते हैं, बस पहले हमने ऊष्मा के कुचालक बताया, यहाँ पर हम विद्युत के कुचालक बता रहे हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत का भी कुचालक है और इसलिए विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं ताकि इन्हें छूने से करंट ना लगे। तो बिजली का सामान इसलिए बनाया जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से कि वो विद्युत का कुचालक है और इसलिए उनको छूने से करंट नहीं लगेगा। साथ में कई बार वो गर्म भी हो जाते हैं स्विच, तो गर्म होने से वो खराब भी नहीं होंगे क्योंकि ऊष्मा के कुचालक हैं। तो ये आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, हमें वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, कुछ मटेरियल दिए हुए हैं और उनको आपने दो हिस्सों में बांटना है। कौन से हैं जो पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। पुनः चक्रित करने का मतलब है कि बार बार इस्तेमाल करना, फिर से उनको गलाकर या फैक्ट्री में ले जाकर उनसे कुछ नई चीज बना लेना, उसे कहते हैं पुनः चक्रित। और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते मतलब उनका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, उनसे दोबारा कुछ नई चीजें नहीं बन सकती। तो यहाँ पर ये अलग अलग पदार्थ दिए हुए हैं, टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां, विद्युत स्विच।
तो इनमें से कौन से हैं जो पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और कौन से हैं जो पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर देने के लिए आप टेबल बनाएंगे, एक साइड आप लिख लेंगे पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और दूसरी साइड पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। और पुनः चक्रित किस तरह के प्लास्टिक को कर पाएंगे हम? सारे पदार्थ यहाँ पर प्लास्टिक के थे। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है, जिनको गलाकर हम दोबारा नई चीजें बना सकते हैं, वही है जो पुनः चक्रित की जा सकते हैं। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो गलाया नहीं जा सकता, पिघलाया नहीं जा सकता, और इसलिए उनसे नई चीजें नहीं बन सकती। तो पुनः चक्रित क्या क्या किए जा सकते हैं उसमें आप लिखेंगे प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, विद्युत तारों, बिजली के तार जो होती हैं उसके बाहर जो प्लास्टिक लगा होता है वो, और साथ में प्लास्टिक की कुर्सियां। तो ये पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। अगर टूट भी जाएं तो दोबारा वो फैक्ट्री में ले जाकर उनको पिघलाकर उनसे नई चीजें बनाई जा सकती हैं। और पुनः चक्रित कौन से नहीं किए जा सकते? फर्स्ट आ गया टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे और विद्युत स्विच। तो ये आइटम्स जो हैं, ये चीजें जो हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हैं, तो इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो कमीजें खरीदनी है गर्मियों के लिए, सूती खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, ये बताना है आपको कारण के साथ। तो आंसर इस तरह से बनेगा, राणा को सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा संश्लेषित कपड़े की तुलना में जल का अच्छा अवशोषक होता है। जल का अच्छा अवशोषक का मतलब है कि पानी को आराम से सोख लेता है ये। अतः सूती कमीज पसीने को सोखकर उसके शरीर को ठंडा रखेगी। तो जल का अच्छा अवशोषक है, पानी को आराम से सोख सकता है, इसलिए गर्मियों में जो पसीना आता है उसको आसानी से ये सोख सकता है सूती कपड़ा, और इसलिए उसका शरीर ठंडा रहेगा। तो सूती कमीजें खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। तो प्लास्टिक जो है असंक्षारक है, वो खराब नहीं होता। इसको उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो इसके लिए आप आंसर इस तरह से दे सकते हैं। फर्स्ट, प्लास्टिक पात्र उनमें रखे पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करते। तो ये फर्स्ट उदाहरण हो गया। प्लास्टिक के जो भी डिब्बे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनमें जो भी पदार्थ रखे हैं उनके साथ वो अभिक्रिया नहीं करता है, तो असंक्षारक है, वो खराब नहीं करता किसी चीज को। दूसरा, वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर इसमें जंग नहीं लगता। जंग भी नहीं लगता है, जैसे लोहा है उसको हवा और नमी मिल जाए तो उसमें जंग लग जाता है, प्लास्टिक में जंग नहीं लगता, इसलिए ये असंक्षारक है। थर्ड, लंबे समय तक खुले में छोड़ने पर भी यह अपघटित नहीं होता। तो काफी लंबे टाइम तक आप खुले में रख दो इसको, ये अपघटित नहीं होता, सड़ता गलता नहीं है। तो इस तरह से हमें इन उदाहरणों से पता लगता है कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूक, ब्रिसल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो दांत साफ करने का ब्रश का हैंडल और सामने जो ब्रश होता है उसका ब्रिसल्स होते हैं, वो एक ही मटेरियल के बनने चाहिए, अलग अलग? अपना उत्तर आपको स्पष्ट करना है। आंसर इस तरह से बनेगा, नहीं, यहाँ पर ये सेम नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए वो आपको आंसर में बताना है। दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल सख्त और मजबूत होना चाहिए ताकि उसे आसानी से पकड़ा और उपयोग किया जा सके, जबकि उसके शूक जो है, आगे के ब्रिसल्स, ब्रश वाला पार्ट, वो मुलायम और लचीला होना चाहिए ताकि वे दांतों को साफ कर सकें तथा मसूड़ों को चोट भी ना पहुंचाएं। तो ये आंसर बनेगा, हैंडल आपका सख्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ताकि आराम से पकड़ सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें, और आगे का ब्रश जो है वो सॉफ्ट हो ताकि दांतों को साफ भी कर सके, और लचीला भी हो ताकि मसूड़ों को चोट भी ना पहुंचाए। तो ये आंसर बन जाएगा। अलग अलग मटेरियल का यूज करेंगे हम दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो हम बोलते हैं, आजकल भी आप सुनते हैं कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करो। तो क्यों कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए या उसके उपयोग से बचना चाहिए, उसके लिए सलाह देनी है। तो आंसर इस तरह से देंगे, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, क्योंकि फर्स्ट, प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय होता है। जैव अनिम्नीकरणीय का मतलब है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब कहीं भी आप उसको फेंक दो, जमीन के अंदर दबा दो, जैसे खाद बन जाती है बाकी चीजों की, सड़ गल जाती हैं बाकी चीजें, वैसे ये सड़ता और गलता नहीं है। इसको खत्म होने में ऐसे खुला फेंक कर रख दें आप तो कई साल, हजारों साल लग सकते हैं उसको
सड़ने गलने में, ख़त्म होने में। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो जैव अनिम्नीकरणीय होता है। तो इससे हमारा कचरा चारों तरफ फैलेगा, उससे वातावरण गंदा होगा, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेकंड, ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अगर ज़मीन में ऐसी प्लास्टिक फेंक दें तो भूमि प्रदूषण होता है, उसको जला दें तो उससे वायु प्रदूषण होता है, पानी में फेंक दें तो जल प्रदूषण होता है। तो हर तरह का प्रदूषण इससे होता है, इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड, इसे जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं। तो वही जो प्रदूषण में हमने बात की, जला भी दें इसको तब भी उसमें जहरीली गैसें निकलती हैं, इसलिए जलाना भी इसके लिए अच्छा उपाय नहीं है इसको ख़त्म करने के लिए। तो इसलिए प्लास्टिक का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट आप यहाँ दे सकते हैं, प्लास्टिक कचरा नालियों और सीवर को बाधित कर देता है। तो नालियाँ, सीवरेज को ब्लॉक कर देता है ये, और उससे भी फिर गंदगी फैलती है। तो इसलिए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। 13th क्वेश्चन है, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान करिए। तो कॉलम से यहाँ दो, कॉलम ए में कुछ पद दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं, और कॉलम बी में कुछ सेंटेंस, वाक्य खंड दिए हुए हैं। तो उनके साथ मिलान करना है। कॉलम ए में है पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन और नायलॉन। तो ये प्लास्टिक और रेशों के कुछ प्रकार दिए हुए हैं, इनको मिलान करना है कॉलम बी से, जिसमें दिया हुआ है काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है, पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। तो किसके साथ आपने किसको मिलाना है वो यहाँ से आपने देखना है। तो फर्स्ट है पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर को आप मिलाएंगे कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। पॉलिएस्टर का जो कपड़ा है उसमें सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती हैं, तो उसमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड, टेफ्लॉन, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों में इसका इस्तेमाल होता है। तो न चिपकने वाले नॉन स्टिक कुकवेयर जो होते हैं, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स होते हैं, तवे होते हैं जिसमें आपका खाना चिपकता नहीं है पकाते हुए, तो उसमें टेफ्लॉन की ऊपर से कोटिंग होती है, परत चढ़ती है, तो टेफ्लॉन का इस्तेमाल वहाँ होता है। रेयॉन, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, काष्ठ लुगदी से ये बनते हैं, लकड़ी की लुगदी से बनता है रेयॉन। और लास्ट नायलॉन, नायलॉन पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग होता है। पैराशूट आप जानते हैं, मोजा यानी कि सॉक्स, जुराबे, तो उनको बनाने में नायलॉन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। तो संश्लेषित रेशे जो हैं इनको बनाने से जंगल कैसे बच रहे हैं वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप इस तरह से देंगे, संश्लेषित रेशे रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। अतः संश्लेषित रेशों के निर्माण के लिए पेड़ पौधों को काटने की जरूरत नहीं होती। तो संश्लेषित रेशे जो है वो रासायनिक पदार्थों से बनते हैं, जिन्हें हम पेट्रोरसायन कहते हैं, और जो प्राकृतिक रेशे हैं वो पेड़ पौधों से बनते हैं। तो संश्लेषित रेशे बनाने के लिए हमें पेड़ पौधों को काटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो केमिकल से बन जाते हैं। तो ये लिख के आपने नीचे फिर सेम वही जो क्वेश्चन में लिखा था वही लिख देना है। इसलिए संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधों को काटना नहीं पड़ेगा तो जंगल अपने आप बचेंगे, वनों का संरक्षण होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। हमने पीछे बात की, थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। कैसे दिखाएंगे हम कि ये विद्युत का कुचालक है, उसके लिए आपको क्रियाकलाप देना है यहाँ पर। तो आंसर आप इस तरह से देंगे, इसमें सबसे पहले तो एक डायग्राम, एक चित्र बना देंगे, और चित्र में आप देख सकते हैं बैटरी है, बैटरी को तार से कनेक्ट करके बल्ब लगाया हुआ है और एक साइड थर्मोप्लास्टिक लगाया हुआ है। तो आंसर इस तरह से बनेगा, चित्र के अनुसार परिपथ व्यवस्थित कीजिए। इसे परिपथ कहते हैं, सर्किट। ये तारों से हमने बल्ब और थर्मोप्लास्टिक जोड़ा बैटरी के साथ, और खाली स्थान में थर्मोप्लास्टिक संयोजित कीजिए। तो बीच का जो गैप है तारों के बीच, इसमें हमने थर्मोप्लास्टिक जोड़ दिया, और हम देख पा रहे हैं कि ये बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, बल्ब जल नहीं रहा है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो करंट जो है थर्मोप्लास्टिक से होकर आगे नहीं जा रहा है, इसलिए ये सर्किट जो है परिपथ ये पूरा नहीं हो रहा है और बल्ब नहीं जल रहा है। तो बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब है कि ये थर्मोप्लास्टिक कुचालक है। अगर सुचालक होता तो ये बल्ब जल जाता। तो इस तरह से इस क्रियाकलाप से ये सिद्ध होता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में ना आए हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, अच्छे से समझें, नोट करें और इनको एग्जाम्स के लिए लर्न करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें,
साथ में जो मैंने पहले भी कहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए क्लास वाइज लिंक्स दिए हुए हैं, उन पर क्लिक करके अपने क्लास के आप चैप्टर्स देख सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।